नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में। तो सभी कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें कौन कौन से मेले लगते हैं, त्योहार लगते हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सी नदियां बहती है। तो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपको देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में से ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका चाहे एलाइड का एग्जाम हो, चाहे एचएस का, चाहे कोई भी आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यालय की। ठीक है, आपको पता ही लग गया होगा अब तक कि हमारा जो फॉर्मेट रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले हम मुख्यालय की बात करते हैं, फिर क्षेत्रफल की, गठन की, फिर भाषाओं की। जो नए हैं उनको पता लग जाएगा। तो सिरमौर के मुख्यालय की अगर बात करें तो वो पड़ता है हमारा नाहन में। ठीक है, अप्रोक्स 933 मीटर की इसकी हाइट है सी लेवल से। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वो है अप्रोक्स 2825 किलोमीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बुक्स में कुछ दिया होता है, कई बुक्स में कुछ दिया होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये 25 की जगह 26 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो थोड़ा वेरिएशन हो जाती है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेनली आप क्या है कि आगे का याद रखिए 28। बाकी जो आपको थोड़ा इसके लगे कि हाँ आपको ऑप्शंस में 25 के बाद 26 दिया है या फिर 24 दिया है, तो आप उसको टिक कर सकते हो। अगर बात करें गठन की, यानी कि कब बना था, तो 15 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था। तो 3 पॉइंट बहुत जरूरी आपको याद रखने हैं। पॉइंट तो वैसे इसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत काम आने वाले हैं। आलतू फालतू सारा साइड में रखा है। तो मुख्यालय, क्षेत्रफल और गठन यहाँ पर हो चुका है। बात करें अगर भाषाओं की, लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं सिरमौर में, तो सबसे पहले आती है सिरमौरी, जो सिरमौर से आपको याद रहेगी। हिंदी मैक्सिमम जगह बोली जाती है, मैक्सिमम क्या पूरे हिमाचल में ही बोली जाती है। धारटी बोली जाती है, लोकल लैंग्वेजेस है। और बिश्वाई यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है। तो आपको जो मेनली याद रखना है वो धारटी और बिश्वाई रखना है याद। बाकी सिरमौर से आपको सिरमौरी याद रहेगी और हिंदी तो आपको याद रहेगी। वैसे भी हिंदी कोई पूछता नहीं है एग्जाम में कि हिंदी कहाँ बोली जाती है। और सिरमौरी भी बहुत कम चांसेस है पूछने के, रेयर चांसेस है सिरमौरी भी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सिरमौरी का स्टूडेंट को पता लग जाता है कि सिरमौरी सिरमौर में ही बोली जाएगी। जो पूछा जाएगा आपसे वो धारटी से या फिर बिश्वाई से ही पूछा जाएगा, इन दोनों में से ही, कि ये कहां पर बोली जाती है। तो थोड़ा आपको स्मार्टली वर्क करना है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र जो है वो है 5, विकासखंड है 6 और पंचायतें हैं 2 to 8। तो ये सिर्फ मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की, यानी कि कौन सा जगह या कौन सी डिस्ट्रिक्ट या कौन सी स्टेट लगती है पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। बात करें पूर्व की तो यहां पर पड़ता है उत्तराखंड, यानी कि इसकी सीमा, सिरमौर की सीमा पूर्व में उत्तराखंड के साथ लगती है। पश्चिम की अगर बात करें तो इसकी सिरमौर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। उत्तर की बात करें तो शिमला के साथ, और दक्षिण की बात करें तो उत्तराखंड और हरियाणा दोनों के साथ। ठीक है, ये थोड़ा अपोजिट हो गया, ये हरियाणा इधर आना था और उत्तराखंड इधर, क्योंकि ये क्या है कि उत्तराखंड जो है उसका एरिया इस तरह से फैलता है। ठीक है, और फिर यहां से आगे फिर हमारा हरियाणा का एरिया फैल जाता है। तो यहां पर दोनों, दक्षिण में हमारे पास उत्तराखंड और हरियाणा दोनों लग जाते हैं, और बाकी जो हमारे पास लगता है उत्तर में शिमला लगता है, और उत्तर पश्चिम में हमारे पास यहां पर सोलन लगता है। तो आपको याद रखना है, अगर बात की जाए कि सिरमौर, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सिरमौर जो जिला है उसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो यहां पर आपको याद रखना है 2 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, ये हमारी स्टेट्स आ गई, हरियाणा उत्तराखंड और हरियाणा उत्तराखंड, ये हमारे पास स्टेट्स आ गई, अदर स्टेट्स आ गई। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ 2 के साथ हमारा क्या लगता है, सिरमौर जिले की सीमा लगती है। बाकी अगर टोटल पूछी जाए कि टोटल कितनों के साथ लगती है, तो आपको पता ही है सोलन, शिमला, हरियाणा और उत्तराखंड। तो मैप मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है क्योंकि मैप के थ्रू यही पता लगता है। बाकी ज़्यादा कुछ, अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो अगली वीडियोस में आपको जरूर बताई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अब घाटी और पर्वत श्रृंखलाओं की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले आती है गिरिपार घाटी। ठीक है, गिरी नदी यहाँ पर मेनली बहती है, जो भी है, यमुना भी है, वैसे तो बहुत नदियां हैं बट गिरी नदी भी है। तो गिरी के जो परली तरफ जो एरिया होता है उसको गिरिपार कहते हैं, इधर की तरफ होता है जो गिरियार कहते हैं। वैसे इस पर ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको मेनली याद रखना है गिरिपार घाटी। तो चूड़धार चोटी इस घाटी में स्थित है। ठीक है, और चूड़धार को सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन यह राइज हो जाता है कि चूड़धार तो शिमला में है, मैक्सिमम पर्सन्स यही बोलते हैं, या कैंडिडेट बहुत पहले भी कमेंट किया है कि चूड़धार जो है वो शिमला में। तो क्या है कि एक्चुअली चूड़धार का कुछ एरिया सिरमौर में पड़ता है और कुछ एरिया पड़ता है शिमला में, जहां तक मुझे पता है। तो इसलिए जो चूड़धार है उसको सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, और सिंपल सी एक ही चोटी पड़ती है चूड़धार ही सिरमौर में।
अन्य चोटी की बात करें तो हरिपुर धार मेनली जो है वो चूड़धारी है। अन्य चोटियां या चोटियां नहीं है, सॉरी, ये अन्य जो आप पर्वत श्रृंखलाएं भी बोल सकते हैं या फिर घाटियां भी बोल सकते हैं। घाटियां गिरिपार है। बाकी जो अन्य चोटियां वो हरिपुर धार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,809 फीट। नोराधार चोटी होगी, शिलाईधार चोटी होगी, दुधाम धार होगी, टापरोली धार और जलोढ़ धार, इसको एक ही को ही बोलते हैं, ये चोटी होगी। तो ये जो चोटियां हैं ये आपको सिर्फ पढ़ के जानी है, ठीक है। याद आपको एक ही रखनी है कि जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर की, वो है हमारी चूड़धार। और एक बार आप चूड़धार की हाइट जरूर देख लीजिएगा कि कितनी है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास गिरी आर घाटी की। तो गिरी पार पहली थी, उसमें पार लगा हुआ था, इसमें आर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है उस तरह से आपको याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा। तो जो गिरियार घाटी है वो 3 श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित की जाती है, यानी कि मेनली जो गिरियार घाटी है उसमें फर्दर 3 श्रृंखलाएं पड़ती है। तो पहली है सैनधार, दूसरी है धारथी धार, और जो तीसरी है वो बहुत छोटी है, तो उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है सैनधार और दूसरी है धारतीधार। तो सैनधार और धारतीधार के मध्य जो नदी बहती है उसको जलाल नदी कहा जाता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली सैनधार और धारतीधार के बीच में बनाया है, ताकि आपको याद रहे कि जो हमारी सैनधार है और धारतीधार है उसके बीच में एक नदी बहती है जिसको क्या कहा जाता है, जलाल नदी। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी सैनधार और धारतीधार को अलग करती है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, तो वो हमारी नदी है जलाल नदी। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, वो भी पूरी डिटेल में नहीं किए हैं। जो आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, वही यहाँ पर ऐड हुई है। तो अगर ये पूछा जाए कि दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है तो वो भी जलाल नदी, या फिर कौन सी नदी धारतीधार और सैनधार को विभाजित करती है, वो भी हमारी जलाल नदी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, धारतीधार बाटा नदी का उद्गम स्थान है। अब ये बाटा नदी जो है, यहां से आपको आई थिंक नदियों का भी पता लग रहा होगा। पहली हमने देखिए डिस्कस कर ली गिरी नदी, दूसरी हमने जलाल नदी, और तीसरी आगे यहाँ पर हमारा नाम आ गया जो वो बाटा नदी का आ गया। बाटा नदी को बाता भी कहते हैं, बाता नदी, मतलब ट की जगह पे त भी लगाया जाता है कई बार, और कई बार बाटा नदी, तो आपको नाम पता लग जाएगा। तो 3 नदियां यहां से आपको पता ही लगी कि जलाल भी सिरमौर में बहती है, और साथ ही साथ गिरी नदी, और फिर होगी बाटा नदी। तो धारतीधार जो है वो बाटा नदी का उद्गम स्थान है, और पूर्व से ये पश्चिम की ओर बहती है। और नेक्स्ट है जो तीसरी श्रृंखला की ऊंचाई बहुत कम है, सॉरी ये कम है, इसका पश्चिमी भाग मारकंडा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक और नदी का पता लग गया, मारकंडा नदी। देखिए अगर आप फोकस करके अच्छे से पढ़ोगे तो नदियां यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि कौन कौन सी नदियां, मारकंडा है, बाता है, गिरी है और जलाल है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस के बीच में ही, मतलब जो हम पढ़ते हैं उसके बीच में आपको पता लगता रहता है कि आगे क्या क्या इसमें और इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्यारदा दून घाटी। तो क्यारदा दून घाटी को समतल और उपजाऊ घाटी माना जाता है, और बाता जो नदी है वो इस नदी, मतलब इस घाटी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो जलाल नदी हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि सैनधार और धारतीधार को बांटती है, और बाटा नदी क्यारदा दून घाटी को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट बात करेंगे नदियों की। तो अब आगे हम नदियों पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली नदी है वो है यमुना नदी। उद्गम स्थान की बात करें तो यमुनोत्री उत्तराखंड, ये आपको पता ही होगा कि यमुनोत्री उत्तराखंड से जो है यमुना नदी निकलती है, सॉरी यमुना नदी निकलती है। अब अगर उत्तराखंड से निकली है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं से तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश जरूर करेगी। तो हिमाचल में अगर प्रवेश की बात करें इसकी, तो खोदरी माजरी से ये हिमाचल में प्रवेश करती है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो वो है खोदरी माजरी। फिर ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कौन सी स्टेट में जाती है, वो जाती है हरियाणा में, और कहां से जाती है, ताजेवाले, जिसको कोंच भी कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन जरूर आपको याद रखने। नेक्स्ट है सहायक नदियां जो इसकी हैं, वो है टोंस नदी, गिरी नदी और बाटा नदी। अब यहां पर जो टोंस नदी है वो खोदरी माजरी में यमुना नदी में मिलती है, गिरी नदी हमारी रामपुर घाट में यमुना में मिलती है, और बाटा नदी बाता मंडी में हमारे पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गिरी नदी कहां पर यमुना नदी में मिलती है, तो वह है रामपुर घाट, ठीक है। टोंस नदी खोदरी माजरी, और साथ ही साथ बाता नदी बाटा मंडी में। बाकी हिमाचल में प्रवेश और हरियाणा में प्रवेश आपको याद रखना है। और उद्गम स्थान आई थिंक आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी का स्थान यमुनोत्री है। तो यही यमुना नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे गिरी नदी के बारे में, ठीक है। गिरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है ऊपर चोटी जुब्बल से निकलती है,
उद्गम स्थान सभी के याद रखने हैं। ददाहू के पास जलाल नदी गिरी नदी में मिलती है, यानी कि जो जलाल नदी है वो एक तरह से गिरी नदी की सहायक नदी है, और ये ददाहू के पास क्या है, गिरी नदी में मिलती है। गिरी नदी रामपुर घाट के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्या है, लास्ट में इन्होंने यमुना में ही मिलना है। तो गिरी नदी रामपुर घाट के पास, हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टोंस नदी की। तो टोंस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड ही है, प्रॉपर आई थिंक यमुनोत्री के पास से निकलती है, बट आपको उत्तराखंड याद रखना है। और उत्तराखंड से निकली है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं से हिमाचल में प्रवेश करेगी। तो हिमाचल में प्रवेश करती है ये कोटी गांव से, और खोदरी माजरी के पास यमुना नदी में मिलती है। ये हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था, फिर भी मैंने यहाँ पर अगेन ऐड कर दिया है ताकि आपका रिवीजन एक टाइप से हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बाटा नदी की, जिसको बाता नदी भी कहते हैं, जो यहाँ पर बाता लिखा है ये इसको भी कहते हैं। उद्गम स्थान की बात करें तो धारथी धार के सियोरी झरने से ये निकलती है। देहरादून घाटी को दो भागों में बांटती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और बाता मंडी में यमुना में प्रवेश करती है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलाल नदी की। तो जलाल नदी का उद्गम स्थान है बनी गांव पच्छाद, सिरमौर में पड़ता है। सैनधार और धारती धार को अलग करती है, ये मैंने आपको अभी बताया ही था। और गिरी की सहायक नदी है जलाल नदी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ददाहू के पास गिरी नदी में मिलती है। तो वही पॉइंट घुमा फिरा के आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट आपको बहुत फायदा होने वाला है कि इससे आपकी पूरी ज्योग्राफी दोबारा से एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है कि पहले भी पढ़ लिया है, दोबारा भी आ रहा है, तो आपका ही फायदा है। बात करते हैं मार्कंडा नदी की। तो उद्गम स्थान है बड़ा बन कटासन। बड़ा बन कटासन जो पड़ता है वो पड़ता है पाउंटा साहिब के पास, ठीक है, सिरमौर में। और ये कालाम के पास हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है, अब निकलती तो हिमाचल से ही है, बट हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये कहां करती है, कालाम के पास। बात करते हैं घग्गर नदी की। तो ये निकलती है लवासा सिरमौर से, और प्रीति नगर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ज्यादा बड़ी कोई डिटेल नहीं है, पूरे आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है कोई कि कौन सा राजा था, किसने मारा था, कहां पर मारा था, कितने सन में मारा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कि कहां से हरियाणा में जाती है और उद्गम स्थान कौन सा है। और मेनली जो है आपको फोकस करना है वो करना है नदी के नाम के ऊपर कि कौन सी नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंदिर्स के बारे में, टेम्पल्स, यानी कि कौन कौन से टेम्पल है और जो भी हैं, जितने भी हैं सारे हमने इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं। सबसे पहले आता है गायत्री मंदिर। तो ये रेणुका में स्थित है और महात्मा परायानंद ब्रह्मचारी ने इसका निर्माण करवाया था। मेनली जो आपको फोकस करना है वो नाम पे करना है कि कौन कौन से मंदिर स्थित है। नेक्स्ट जो है वो जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था राजा बुद्ध प्रकाश ने करवाया था 1681 में, और यहाँ पर सावन द्वादशी का मेला भी लगता है। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है त्रिलोकपुर का मंदिर। ये आपको याद रखना है, त्रिलोकपुर का मंदिर सिरमौर में स्थित है। मेनली ये पूछा जाता है कि त्रिलोकपुर का मंदिर कहां पर स्थित है, तो सिरमौर में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, राजा दीप प्रकाश ने 1573 ईस्वी में। बाला सुंदरी को ये समर्पित है और 24 घंटियों वाला देवी का मंदिर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो शिरगुल मंदिर, ये चूड़धार पर स्थित है और भगवान शिरगुल को समर्पित है। देई साहिब मंदिर की अगर बात करें तो स्थापना इसकी शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा ने 1879 में करवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कटासन देवी मंदिर। कटासन देवी पड़ता है सिरमौर में, कोलर में, सिरमौर के कोलर में, पाउंटा साहिब से थोड़े नजदीक, तो कोलर में स्थित है। स्थापना इसकी जगत प्रकाश ने करवाई थी। लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो ये नाहन में स्थित है और स्थापना इसकी भूप प्रकाश ने 1708 ईस्वी में करवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं शिव मंदिर की। तो यह है नाहन रानीताल में, स्थापना इसकी शमशेर प्रकाश ने 1879 में करवाई थी। रामकुंडी मंदिर की अगर बात करें तो ये भी नाहन में स्थित है और इसकी स्थापना कीर्ति प्रकाश ने 1767 में करवाई थी। तो मेनली आपको नाम याद रखने और किसने स्थापना करवाई थी वो याद रखने। आगे बात करेंगे हम लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में। तो लोक गीत की अगर बात करें तो लोकगीत जो है सिरमौर के वो है हमारे लहाना, वैसे ये अणा है, लहाना लिखा होता है, कहीं पर लहाना लिखा होता है, झूरी, नाटी और हार। तो ये जो सेम जो लोकगीत हैं वो शिमला के भी हैं, और शिमला की डिस्ट्रिक्ट जो मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो बताई थी उसमें भी बताया था कि ये जो सेम लोकगीत हैं वो सिरमौर के भी हैं। लोक नृत्य की बात करें तो सिरमौर के प्रमुख लोक नृत्य बिरसू, गीह, नाटी, रासा, झूरी और बुढ़ाहा। तो झूरी तो आपको पता लग गया होगा सेम ही है, लोकगीत और लोक नृत्य नाटी भी सेम ही है, तो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लोक नाट्य की बात करें तो स्वांग और करियाला, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, स्वांग और करियाला कहां का लोक नाट्य है, सॉरी, तो वो है हमारा सिरमौर का। नेक्स्ट बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 3 है। सबसे पहला है हमारा चूड़धार, दूसरा है सिंबलवाड़ा और तीसरा है रेणुका। चूड़धार की बात करें तो 66 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है इसका। सिंबलवाड़ा की बात करें तो 90 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 90 नहीं,
19 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। और रेणुका की बात करें तो 4 किलोमीटर स्क्वायर का, यानी कि चूड़धार 66, सिंबलवाड़ा 19 और रेणुका 4। स्थापना की बात करें, चूड़धार की स्थापना 15 नवंबर 1985 को हुई थी, सिंबलवाड़ा की 8 फरवरी 1958 को हुई थी, और अगर बात करें रेणुका की तो इसकी हुई थी 22 जुलाई 1964 को। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है। सबसे पहले आती है गिरी परियोजना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गिरी परियोजना, ये मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई ये सबसे पहली परियोजना है, ये आपको याद रखना है। तो गिरी नदी पर बनी है ये 60 मेगावाट, बननी शुरू हुई थी, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1964 में हुई थी और 1966 में ये बनकर तैयार हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कब बनकर तैयार हुई थी तो वो हुई थी 1966 में, अगर पूछा जाता है कब बननी शुरू हुई थी तो वो हुई थी 1964 में। और जो मेनली आपको याद रखना है वो है सबसे पहली परियोजना है, सबसे पुरानी परियोजना हिमाचल प्रदेश की शानन है, बट वो अपनी नहीं है, वो आपको पता लग गया होगा, पहले पढ़ाई है मंडी की उसमें ज्योग्राफी में, अगर नहीं देखिए तो आप उसको देख सकते हो वीडियोस को। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना परियोजना की। तो ये यमुना नदी पर बनी है और 131.57 मेगावाट की है, उत्तराखंड के सहयोग से इसको बनाया गया है। रेणुका परियोजना जो है वो प्रगति पर अभी गिरी बाटा नदी पर है, 40 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और परशुराम सागर बांध भी इसको कहा जाता है। रेणुका परियोजना को परशुराम सागर बांध भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं झीलों की। तो अगर झीलों की बात करें तो सिरमौर में जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो दो ही हैं, पहली है रेणुका, दूसरी है सुकेती। तो रेणुका आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो वो रेणुका है। अगर बात करें प्राकृतिक के अपोजिट बात करें मेन मेड की तो वो है गोविंद सागर झील, ठीक है, और जो सबसे बड़ी हमारी जो प्राकृतिक है वो है रेणुका। तो इसके एरिया की बात करें तो 2.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। और दूसरी झील जो आती है वो सुकेती झील आती है, जहां पर सुकेती जीवाश्म पार्क आपको पता होगा भारत का पहला जीवाश्म पार्क है, भारत का, सही सुना आपने, हिमाचल का नहीं, भारत का सबसे पहला जीवाश्म पार्क है, तो वो है सुकेती जीवाश्म पार्क। आगे हम बात करेंगे, तो सुकेती झील उसी के नाम पर है। तो यही दो झीलें इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई झील नहीं है, छोटी मोटी होगी वो नहीं चाहता। आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रेणुका झील मेनली है। सुकेती झील भी बहुत बार कई बार पूछ ली जाती है, तो ये भी मैंने बता दी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, नोट कर सकते हो आप तो कर लीजिएगा। सिरमौर में सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन कहां पर होता है हिमाचल में, तो वो होता है सिरमौर में। और अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का आई थिंक दूसरा स्थान है, जहां तक मुझे पता है तो दूसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का। पहला केरला का है आई थिंक, ये एक बात चेक कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला केरला का है कि किसी और का है। तो हेचरी नाहन में मुर्गा पालन फार्म है जो 1960 में बना था, और पोल्ट्री विस्तार केंद्र हमारा 1960 में बना था जो कि स्थित है पांवटा साहिब में। ये मैं आपको यहाँ पर लिखना भूल गया, पांवटा साहिब में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल यमुना का पुल है, तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो हिमाचल प्रदेश का है वो तो आपको जरूर याद रखना है। जैसे सिरमौर में सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन होता है, कहां पर होता है, हिमाचल प्रदेश में, मतलब सिरमौर में। और हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल जो है यमुना का पुल है जो कि पांवटा साहिब सिरमौर में स्थित है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर लगी थी, सिरमौर में लगी थी, राजबन में, 1980 में। कौन सी कंपनी की, सीसीआई की। तो ये आपको याद रखना है, कौन सी कंपनी की लगी थी, कब लगी थी, कहां पर लगी थी, राजबन सिरमौर में। नेक्स्ट बात करते हैं नाहन में बंदूक और बिरोजा उद्योग है, ठीक है। अब बंदूक से तो पता होगा, बिरोजा आई थिंक कईयों को पता नहीं होगा। तो बिरोजा होता है तारपीन का तेल, आई थिंक जो चीड़ के पेड़ अगर आपने देखे होंगे तो उसमें से एक रेजिन टाइप निकलता है, तो उससे फिर उसको कन्वर्ट करके तेल बनाया जाता है तारपीन का। तो उस जो वो इंडस्ट्रीज होती है उसको बिरोजा उद्योग की इंडस्ट्रीज बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में बंदूक उद्योग है वो दो ही जगह है, एक तो नाहन में हो गया आपका बंदूक उद्योग, दूसरा है मंडी में, मंडी में भी आपका बंदूक उद्योग है। हिमाचल प्रदेश में दो ही जगह है। अगर बिरोजा उद्योग की बात करें ये भी दो जगह है, एक तो नाहन में हो गया, एक हो गया आपका रघुनाथपुरा में, बिलासपुर में, रघुनाथपुरा में, आप नोट कर लीजिएगा, रघुनाथपुरा में, बिलासपुर में। तो दो ही जगह है, पहला एक बंदूक वाले कारखाने नाहन में है, दूसरा मंडी में, और बिरोजा का उद्योग का भी नाहन में और रघुनाथपुरा बिलासपुर में। माइक्रोस्कोप उद्योग जो है वो है पांवटा साहिब में। भारत का प्रथम जीवाश्म पार्क जो मैंने आपको बोला था वो है सुकेती सिरमौर में। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा वन सिरमौर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं कि सबसे ज्यादा वन सिरमौर में पाए जाते हैं, ये आपको बहुत करेक्ट है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है,
एरिया वाइज सबसे ज्यादा वनों के लिए जगह कहां पर है, तो वो है हमारी लाहौल स्पीति में। ठीक है, 10,133 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड वहां पर क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है, तो वो हमारा लाहौल स्पीति में है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो वो सिरमौर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सिरमौर में चूने का पत्थर, वेराइट और जिप्सम पाया जाता है। तो जो जिप्सम पाया जाता है वो कोड़गा में पाया जाता है, एक जगह है कोड़गा, और ये पूछा जाता है कोड़गा में जो पाया जाता है, याद रखिएगा कोड़गा, अगर आपको यहां दिख नहीं रहा है तो कोड़गा लिख लीजिएगा, जिप्सम कोड़गा में पाया जाता है। 2011 में सबसे ज्यादा वर्षा सिरमौर में हुई थी। विश्वकर्मा मंदिर पांवटा साहिब सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन सिरमौर में होता है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन सिरमौर में किया जाता है, और साथ ही साथ अदरक का भी हो गया। नेक्स्ट है, अखरोट, आड़ू और स्ट्रॉबेरी का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरमौर में होता है। राजगढ़ को पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिरमौर के राजगढ़ में सबसे ज्यादा आड़ू उगाए जाते हैं, मतलब उनके उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या होगा साफ तरीके से, हमारा अदरक हो गया, मिर्च होगी, अखरोट हो गया, आड़ू हो गया और स्ट्रॉबेरी होगी। ये सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है? सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश में। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो आप बेझिझक होकर लगा दीजिएगा सिरमौर। और सिरमौर में एक जगह है राजगढ़, जिसको पीच वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आड़ू का उत्पादन होता है। 1893 में सिरमौर का पहला बैंक जो था वो नाहन नेशनल बैंक था, जिसको 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर कहा जाने लगा। और फिर इसको 1955 में क्या कर दिया गया था, जो हमारा सहकारी बैंक होता है, राज्य सहकारी बैंक, उसके साथ इसको मिला दिया गया था। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे नाहन नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, या सबसे पहले बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1893 में हुआ था। 1994 में उसको बैंक ऑफ सिरमौर का नाम दिया गया, और 1955 में उसको हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के साथ मिला दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट सभी कुछ इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब कुछ ऐड किया है। इसके बाद आपको बुक करने की उठाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर शौक है तो उठा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेले और त्योहार की। सबसे पहला है रेणुका का मेला। ये रेणुका में लगता है सिरमौर में, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है। तो ये इसी के कारण पूछा जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है कि कौन से मेले अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। तो रेणुका मेला अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, ज्यादा कुछ मेले नहीं है, तो अम्बोया में 30 जनवरी को गांधी मेला लगता है। पुरवाला सालवाला में नाग नावोना मेला दशहरे के दिन लगता है, और सिरमौर में माघी का त्योहार मनाया जाता है, और बीशू का मेला लगता है। तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। बाकी जो आपको याद रखना है वो रेणुका का मेला याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है 2011 के सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना, जनसंख्या, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता की बात यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले जनसंख्या की बात करें तो 2001 के अकॉर्डिंग जो थी वो थी 458593, और 2011 ये 1 की थी, 2001 की, और जो 2011 यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग थी वो थी 530164। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 में था 901 और 2011 में 915। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2001 में थी 162 और 2011 में 188। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता दर की। 2011 में थी 79.98। मेल की अगर बात करें तो 86.76, और फीमेल की बात करें तो 72.55। तो यहां पर हो चुकी है हमारी ज्योग्राफी खत्म सिरमौर की। सभी कुछ इसमें मैंने पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, इसके अलावा आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आई। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच।